हेलो दोस्तों, ज्ञान बिंदु क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं लेकर के आया हूँ क्लास 10th के आरटीएस स्टूडेंट के लिए कुछ सवाल लेकर के आया हूँ प्रीवियस ईयर के। इसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह का सवाल पूछा जाता है आरटीएस एग्ज़ाम में। तो देखिए, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर किन्हीं को भी अगर कोई भी टॉपिक समझना हो, खास करके साइंस में अगर कोई भी टॉपिक समझना हो कोई भी स्टूडेंट्स को, तो वो कमेंट हमारे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर के कमेंट कर सकते हैं कि हमें ये टॉपिक समझना है, इस पे वीडियो बनाएं। तो हम बिल्कुल आपके लिए एक वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा उस टॉपिक से रिलेटेड। तो अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं, अपने वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। इसमें दिखाते हैं आपको कि किस प्रकार का क्वेश्चंस पूछा जाता है आरटीएससी एग्ज़ाम में। इसमें क्वेश्चन जो दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला, एन एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शन इन विच प्रेसिपिटेशन इज फॉर्म्ड इज। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन दे रहा है रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो ऐसा रिएक्शन का एग्जाम्पल बताना है जिसमें प्रेसिपिटेशन बनता है। प्रेसिपिटेट मतलब होता है जो नीचे बैठ जाए सॉलिड के रूप में, उसे प्रेसिपिटेट कहते हैं। ठीक, तो जो प्रोडक्ट होता है, एक प्रोडक्ट क्या हो जाए, बैठ जाए, प्रेसिपिटेट होकर के नीचे बैठ जाए, उसे क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेट बनाने वाला रिएक्शन इसमें कौन सा है? तो इसमें पहला ऑप्शन दे रहा है रिएक्शन बिटवीन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। ये ऑप्शन क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो वाटर बनता है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। और वाटर क्या है, लिक्विड, ये प्रेसिपिटेट नहीं होगा। प्रेसिपिटेट का मतलब नीचे बैठ जाना। रिएक्शन बिटवीन लीड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, तो ये वाला ऑप्शन हमको सही है। जब लीड नाइट्रेट पोटेशियम आयोडाइड का साथ रिएक्शन करता है तो लीड आयोडाइड का प्रेसिपिटेट बनता है येलो कलर का, ये PbI2, ये प्रेसिपिटेट बनता है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसमें। दूसरा सवाल हम देखते हैं इसमें कि दूसरा सवाल क्या बोल रहा है, इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड एंड एक्वस लीड नाइट्राइट अ येलो प्रेसिपिटेट ऑफ लीड आयोडाइड इज फॉर्म। मतलब क्या बोल रहा है कि जब एक्वस पोटेशियम आयोडाइड एंड एक्वस लीड नाइट्रेट के बीच में रिएक्शन करवाया जाएगा तो एक येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, किसका, लीड आयोडाइड का। तो वाइल परफॉर्मिंग द एक्टिविटी इफ लीड नाइट्रेट इज नॉट अवेलेबल, परंतु अगर इस अभिक्रिया या रिएक्शन को करते समय लीड नाइट्रेट अगर मौजूद ना हो तो विच ऑफ द गिवन कैन बी यूज इन प्लेस ऑफ लीड नाइट्रेट। तो इसमें से कौन सा, किस चीज़ को यूज़ करेंगे हम लीड नाइट्रेट के स्थान पे। सवाल पूछ रहा है कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एक्वस पोटेशियम आयोडाइड और एक्वस लीड नाइट्रेट के रिएक्शन से एक येलो प्रेसिपिटेट बनता है जो किसका होता है, आयोडाइड, लीड आयोडाइड का होता है। लेकिन ये प्रक्रिया में अगर लीड नाइट्रेट ना हो, क्योंकि यहाँ लीड नाइट्रेट का यूज़ कर रहे हैं, तो लीड नाइट्रेट ना हो तो कौन सा पदार्थ का यूज़ या कौन सा मटेरियल का यूज़ किया जाएगा इस रिएक्शन में। तो पहला ऑप्शन दे रहा है लीड सल्फेट। लीड सल्फेट, तो इसका उपयोग तो हम नहीं कर सकते। लीड एसीटेट, एमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, तो इसमें से हम यूज करेंगे किसका, बी का यूज़ किया जाता है। किसका यूज़ किया जाता है, बी का, लीड एसीटेट का। जो इसमें क्या बन जाएगा, फिर उसमें लीड आयोडाइड का येलो प्रेसिपिटेट बन जाएगा। दूसरा है हमारा, अगला सवाल है 23 नंबर वाला, सोडा ऐश केमिकल फार्मूला। सोडा ऐश का केमिकल फार्मूला क्या होता है? तो इसमें पहला ऑप्शन दे रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट इंटू 9H2O, और यहाँ पे Na2CO3 इंटू 10H2O। इसमें से हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी वाला सही हो जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, है ना। ये सोडियम बाइकार्बोनेट तो ये बेकिंग सोडा होता है, ये हमारा नहीं होगा, हमारा बी वाला सही हो जाएगा, सोडा ऐश। ठीक, तब अगला सवाल हम लोग देखते हैं 24 नंबर का, विच ऑफ फ्लोइंग एसिड इज प्रेजेंट इन टैमारिंड। टैमारिंड एक पदार्थ होता है जिसमें कौन सा एसिड पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन दे रहा है इसमें इथेनोइक एसिड, है ना, इथेनोइक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड। तो टैमारिंड में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा डी वाला सही हो जाएगा।
25 नंबर का सवाल क्या बोल रहा है, गैल्वेनाइजेशन इज मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग आयरन फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग विथ अ थिन लेयर ऑफ। इसका मतलब बोल रहा है कि गैल्वेनाइजेशन एक प्रोसेस है, ठीक है, जिस पे आयरन पे एक परत चढ़ाया जाता है, लेयर चढ़ाया जाता है, जिससे आयरन में रस्ट नहीं लगता है। तो किस चीज़ का परत चढ़ाया जाता है, ये सवाल पूछा जा रहा था। इसमें हमारा ऑप्शन ए दे रहा गैलियम, दूसरा दे रहा एल्यूमिनियम, तीसरा दे रहा जिंक और चौथा दे रहा सिल्वर। तो देखिए उस मेटल का ये लेयर चढ़ाया जाता है जो ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करता है। जब रस्ट कैसे लगता है, जब आयरन ऑक्सीजन और एयर के संपर्क में आता है तो उसमें रस्ट लग जाता है। तो इसको ऑक्सीजन और एयर के वाटर के संपर्क में आने से क्या करना होगा, रोकना पड़ेगा। तो ऐसा मेटल का परत चढ़ाया जाता है जो नॉन रिएक्टिव होता है, किससे, ऑक्सीजन और वाटर से। तो इसमें से हमारा गैलियम नहीं होगा, एल्युमिनियम रिएक्टिव होता है ऑक्सीजन के साथ, जिंक रिएक्टिव नहीं होता, सिल्वर रिएक्टिव, इसमें से सबसे ज़्यादा नॉन रिएक्टिव सिल्वर है, लेकिन सिल्वर क्या होता है, महंगा, तो हम इसका परत नहीं चढ़ा सकते हैं। तो दूसरे नंबर पर आता है हमारा जिंक, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। हम अगला सवाल देखेंगे 26 नंबर का। 26 नंबर का सवाल क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग रिप्रेजेंट्स नियोपेंटाइल अल्कोहल। इस सवाल पूछ रहा है कि इसमें से नियोपेंटाइल अल्कोहल को कौन दिखाता है। तो इसमें से हम पहले देखेंगे ऑप्शन नंबर देखते हैं 1। नियोपेंटाइल का अगर हम स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें तो नियोपेंटाइल का स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का बनता है, ये सी और इस सी से 3 CH3 जुड़े हुए होते हैं, ठीक, ये CH3, ये CH3, 3 CH3 जुड़े होते हैं और एक यहाँ CH2 और OH जुड़ा होता है, इस प्रकार। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है नियोपेंटाइल का। तो इसमें से हम ऑप्शन नंबर अगर बी को देखेंगे तो इसको अगर ड्रॉ करेंगे तो कुछ इसी प्रकार का स्ट्रक्चर बनेगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नियोपेंटाइल अल्कोहल के लिए। तो अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल में क्या बोल रहा है, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एल्काइल KMnO4, है ना, एल्केलाइन KMnO4। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एल्केलाइन KMnO4 रिजल्ट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ। तो देखिए जब किसी अल्कोहल का एल्केलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो इसमें एसिड का निर्माण होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा, सी, एसिड बनता है। किसी भी अल्कोहल का अगर एल्केलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट के प्रेजेंस में ऑक्सीडेशन कराया जाता है तो एसिड का निर्माण होता है। अगला सवाल है 14 एलिमेंट्स आफ्टर एक्टिनियम इज कॉल्ड। जब ये पीरियोडिक टेबल का सवाल है, पीरियोडिक टेबल में एक एलिमेंट है एक्टिनियम, ठीक है, और एक्टिनियम के बाद 14 एलिमेंट्स होते हैं जिसे हम एक्टिनाइड्स कहते हैं। इसमें स्पेलिंग कुछ शायद गलत लिख रहा है, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही होगा। एक्टिनाइड्स कहते हैं, यहाँ पे एक्टिराइड्स कर लिख दिया है, लेंथेराइड्स और अच्छा ठीक है, स्पेलिंग गलत नहीं, एक्टिराइड्स भी कहते हैं, एक्टिनाइड्स भी कहा जाता है। लेंथेराइड्स वो लेंटेनियम के बाद होता है। तो 28 नंबर वाला का हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक्टिनाइड के बाद 14 एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है, जिसे हम एक्टिनाइड्स कहते हैं, एक्टिराइड्स भी कहा जाता है। अब अगला सवाल हम देखते हैं 29 नंबर का। एन एलिमेंट एक्स इज प्लेस इन ग्रुप 13 एंड थर्ड पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इट बर्न इन ऑक्सीजन टू फॉर्म एन ऑक्साइड विच इज एम्फोटेरिक इन नेचर and identify the chemical formula of its chloride। तो सवाल पूछ रहा है कि ये पीरियोडिक टेबल का सवाल है कि पूछ रहा है कि एक एलिमेंट है जो ग्रुप से देखेंगे तो 13 में आता है और पीरियड की तरफ से देखेंगे तो थर्ड पीरियड में आता है। तो अगर इस तीनों को मिला है, दोनों को 13 ग्रुप और थर्ड पीरियड को मिला है तो हमको एलिमेंट मिलता है एल्यूमिनियम। क्या मिलता है, एल्यूमिनियम वाला एलिमेंट आता है 13 ग्रुप और थर्ड पीरियड में एल्यूमिनियम आता है। तो एल्यूमिनियम को जब जलाते हैं ऑक्सीजन के साथ तो ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाता है जिसका नेचर एम्फोटेरिक होता है। और अगर ये क्लोराइड, इसका क्लोराइड क्या होगा, मतलब कि ये क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो ये क्लोराइड बनाता है, एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है। तो इसमें से कौन सा ऐसा फार्मूला है जो एल्यूमिनियम क्लोराइड का है। तो ये साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे CCl3, ये कार्बन का क्लोराइड है, ये बेरियम बोरोन का, ये क्या है, गैलियम का क्लोराइड, और ये एल्यूमिनियम का क्लोराइड। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा AlCl3, एल्यूमिनियम क्लोराइड, है ना। जब क्योंकि एलिमेंट कौन है, एल्यूमिनियम है, 13 ग्रुप और
थर्ड पीरियड में देखेंगे तो हमारा एलिमेंट कौन आएगा, एल्युमिनियम ही आएगा, और एल्युमिनियम का क्लोराइड का फॉर्मूला होता है AlCl3। अगला हमारा सवाल है 13 नंबर का, द इंटरनल एनर्जी रिजर्व इन ऑटोट्रॉप्स इज। ऑटोट्रॉप्स क्या होते हैं, तो ऑटोट्रॉप्स मतलब पूछ रहा है कि ऑटोट्रॉप्स में जो एनर्जी स्टोर रहता है वो किस फॉर्म में स्टोर रहता है, ये सवाल पूछ रहा है। ऑप्शन दिया है ग्लाइकोजन, प्रोटीन, स्टार्च एंड फैटी एसिड। तो देखिए ऑटोट्रॉप्स क्या होता है, तो वैसे जीव जो अपना खाना खुद बनाते हैं उसे क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। और ऑटोट्रॉप्स हमारे धरती पे प्लांट्स हैं, तो प्लांट्स में जो एनर्जी बनता है वो किस रूप में स्टोर किया जाता है, तो हम जानते हैं कि जो ऑटोट्रॉप्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा भोजन बनाते हैं, और फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ग्लूकोज बनता है, और इस ग्लूकोज को ये एनर्जी के रूप में उपयोग करते हैं। फिर अगर इसे स्टोर करना होता है तो ये ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट करके क्या कर देते हैं, अलग अलग जगहों पे स्टोर कर देते हैं, अलग अलग पार्ट्स में, कोई रूट में, कोई स्टीम में, कोई लीफ में, इस तरह से स्टोर करते हैं, कोई फ्रूट में, कोई फ्लावर में। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी, स्टार्च के रूप में स्टोर रहता है एनर्जी। अगला सवाल है 31 नंबर का, सवाल बोल रहा है कि गस्टेटरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट। गस्टेटरी रिसेप्टर्स होते हैं, हमारे शरीर में बहुत सारे रिसेप्टर्स होते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर, ऑडिटरी रिसेप्टर, गस्टेटरी रिसेप्टर। तो गस्टेटरी रिसेप्टर हमारा किस चीज़ के लिए डिटेक्ट, किस चीज़ को डिटेक्ट करता है, टच, स्मेल, टेस्ट, टेम्परेचर। इसमें से हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा सी, टेस्ट के लिए जो रिसेप्टर होता है उसे गस्टेटरी रिसेप्टर कहा जाता है। ठीक है, अब अगला सवाल हमारा देखिए आगे है 32 नंबर का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट रिसेप्टर्स। इसमें से पूछ रहा है कि रिसेप्टर्स के संबंध में कौन सा ऑप्शन सही है ना, रिसेप्टर्स के बारे में कौन सा जो कथन है वो दिया हुआ है नीचे वो सही है। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है कि गस्टेटरी रिसेप्टर डिटेक्ट टेस्ट वाइल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट स्मेल। तो ये ऑप्शन सही लग रहा है, सही है भी। ऑप्शन नंबर ए जो है, गस्टेटरी रिसेप्टर्स जो होते हैं वो टेस्ट पता करते हैं, और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स क्या करते हैं, स्मेल डिटेक्ट करते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी को अगर हम देखें तो बोथ गस्टेटरी एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर डिटेक्ट स्मेल, नहीं, सिर्फ ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर ही स्मेल को डिटेक्ट करते हैं। सी वाला ऑप्शन बता रहा है ऑडिटरी रिसेप्टर डिटेक्ट स्मेल, लैंड एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट टेस्ट। तो ये ऑप्शन सही है, गलत है। ऑडिटरी सिर्फ ये क्या बोलते हैं उसको, साउंड को डिटेक्ट करता है, और ऑल्फैक्टरी स्मेल को डिटेक्ट करता है, तो ये हमारा सही नहीं होगा। और डी में बोल रहा है ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट टेस्ट एंड गस्टेटरी रिसेप्टर स्मेल, तो इसमें उल्टा कर दिया है ना, गस्टेटरी क्या करता है, टेस्ट करता है, और ऑल्फैक्टरी स्मेल करता है। तो 13 नंबर का सवाल क्या बोल रहा है देखते हैं, 13 नंबर में क्या पूछ रहा है, बड़ा कैसे हो गया तुम। 13 नंबर का सवाल बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सवाल पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसा डिजीज है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड नहीं है, मतलब कि सेक्स करने के दौरान ये डिजीज ट्रांसफ़र नहीं होते एक दूसरे में। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, वार्ड्स जो है ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, कालाजार, सिफिल्स एंड इधर दिया है गोनोरिया। तो इसमें से अगर हम ए, सी और डी की बात करें तो ये सभी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी सही हो जाएगा, कालाजार, जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं है। अगला सवाल हम चलते हैं, तो अगला सवाल हमारा आता है कि एसआई यूनिट ऑफ पावर ऑफ लेंस इज। तो ये सिंपल सा सवाल है, बच्चा जानता है कि पावर, लेंस का जो पावर है उसका एसआई यूनिट क्या होता है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डायऑप्टर। ठीक है, डायऑप्टर में लेंस का एसआई यूनिट डायऑप्टर होता है। अगला सवाल, द फ्लूइड बिटवीन द रेटिना एंड द लेंस कॉर्ड। देखिए हमारे आइज में दो तरह के फ्लूइड पाए जाते हैं, एक रेटिना और लेंस के बीच में होता है, और एक रेटिना और लेंस और कॉर्निया के बीच में होता है। जो लेंस होता है वो आँख को दो भाग में डिवाइड करता है, एक लेंस और कॉर्निया के बीच होता है, और एक लेंस और रेटिना के बीच होता है, और दोनों के बीच फ्लूइड भरे होते हैं। ठीक है, तो इसमें सवाल पूछ रहा है कि जो रेटिना और लेंस के बीच में जो फ्लूइड होता है उसका नाम क्या होता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन, अगर हम
बी फ्लूइड ह्यूमरस, तो ये तो होता नहीं है ऐसा कुछ। एक्वस ह्यूमरस, इसमें से दोनों लिक्विड ए और बी में दोनों लिक्विड का नाम दिया हुआ है। एक विट्रस ह्यूमरस होता है और एक होता है एक्वस ह्यूमरस। तो एक्वस ह्यूमरस पाया जाता है लेंस और क्या बोलते हैं उसको, कॉर्निया के बीच में, और जो लेंस और रेटिना के बीच में फ्लूइड पाया जाता है उसको हम विट्रस ह्यूमरस कहते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ए वाला सही हो जाएगा ये। ठीक, अगला सवाल पे चलते हैं हम लोग। Which acid is used in कोला to give it a beating sharp taste? देखिए जब हम कोला पीते हैं, मतलब कोको कोला जो होता है, अगर उसको हम पीते तो हमको थोड़ा सा जलन जैसा टेस्ट लगता है ना, शार्प टेस्ट लगता है, ऐसा लगता है कि जल रहा है हमारा। तो किसके कारण होता है, किस एसिड के कारण होता है? उसमें एक एसिड मिला होता है जिसके कारण उसका ये टेस्ट आता है। तो इसमें से कौन सा ऐसा एसिड है जो इसमें मिलाया जाता है? तो इसमें अगर हम बात करें सल्फ्यूरिक एसिड का, जो ऑप्शन नंबर ए दे रहा है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड ही वो एसिड होता है जिसको कोका में मिलाया जाता है, कोला मिलाया जाता है, जिसके कारण हमको जलन जैसा टेस्ट आता है, मेरे जीभ में, मुंह में जलन जैसा महसूस होता है, चिमी चिमी करने जैसा लगता है ना। अगला सवाल हमारा है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम रेजिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 5 रजिस्टार ईच ऑफ 1/5। यहाँ पे ओम लिखा होना चाहिए था कि रेजिस्टेंस का क्या होना चाहिए, कितना वैल्यू है, 1/5 ओम होना चाहिए। तो अगर हम ये पूछ रहा है कि 5 रजिस्टार को आपस में जोड़ करके एक रेजिस्टेंस बनाया जा रहा है और सभी का कितना रेजिस्टेंस है, 1/5 ओम है, तो कितना मैक्सिमम रेजिस्टेंस बनेगा? तो अगर हम सभी को जोड़ करके देखेंगे कितना है, 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5, तो इसको अगर हम जोड़ करके देखेंगे तो 1 हमारा आंसर आएगा। तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका, 1 ओम। ठीक, अगला सवाल पे हम लोग चलते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेफ्टी डिवाइस मेथड यूज फॉर प्रोटेक्टिंग इलेक्ट्रिक एप्लियंसेस फ्रॉम शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग इज। तो इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन सही है जिसको हम लोग यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस को बचाने के लिए, किस चीज़ से, शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग से? इसमें से हमारा ऑप्शन अगर हम डी को देखेंगे, फ्यूज़, तो फ्यूज़ ही एक ऐसा डिवाइस है जिसका हम लोग यूज करते हैं जिससे शॉर्ट सर्किट और ओवरलोडिंग से बचाया जाता है इलेक्ट्रिकल एप्लियंसेस को। अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल बोल रहा है यूपेक नेम, या कोई पढ़ते हैं इसे IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड गिवन बिलो। ठीक है, तो इसमें नंबरिंग दिया जाता है, इसको अगर हम करने के लिए क्या किया जाता है, नंबरिंग दे करके नाम लिखा जाता है। ऑप्शन इसमें दे रहा है कौन कौन सा, तो यूपेक नेम ऑफ कंपाउंड पूछ रहा है, कंपाउंड का यूपेक नेम पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा, इस कंपाउंड का यूपेक नेम क्या है, IUPAC नेम क्या है। तो अगर हम ऑप्शन नंबर बी को देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर बी ही सही होगा इसमें, क्योंकि देखिए इसको नंबरिंग अगर हम करेंगे तो इधर से 1, ये हमारा क्या हो जाएगा, अगर नंबरिंग करेंगे तो ये 1 पहला ये हो जाएगा, ये 1, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, और 7 को क्या बोला जाता है, हेप्टेन कहा जाता है। क्या बोलते हैं, हेप्टेन। 7 कार्बन अगर आपस में जुड़े होते तो उसे हेप्टेन कहा जाता है। और इस तरह से नंबरिंग करें तो ये देखिए 2 नंबर पे क्या जुड़ा हुआ है, ब्रोमीन जुड़ा हुआ है, तो 2 डाइब्रोमीन, 2 डाइब्रोमीन, ब्रोमीन कितने हैं, 2, तो 2 डाइब्रोमीन हेप्टेन, कितने कार्बन इसमें, 7, तो हो गया हेप्टेन। और सेकेंड नंबर पे क्या दिया हुआ है हमारा, सेकेंड नंबर पे क्या दिया हुआ है, ये सेकेंड नहीं 6 नंबर पे 1 2 3 4 5, ये 1 2 3 4 5 6 नंबर पे क्या दिया हुआ है, अल्कोहल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पे हो जाएगा। और अल्कोहल के लिए ऑल लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 डाइब्रोमीन 2 डाइब्रोमो हेप्टेन 6 ऑल हो जाएगा, हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, 2 डाइब्रोमो हेप्टेन 6 ऑल। ठीक, अगला सवाल पे हम लोग चल